कल के अध्याय में आपने बीजीय व्यंजकों यानी बहुपदों को एक दूसरे बहुपद से भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात किए थे। उसी स्थिति में उनको दूसरी विधि का प्रयोग करते हुए जो शेषफल प्रमेय विधि के नाम से हल किया था। जैसे उदाहरण के तौर पे और जांच कर लीजिए, जैसे ये कोई बहुपद है px बहुपद है, x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा जो बहुपद है उस वजह से gx कहा जाए, और वो बहुपद जो है वो कह रहा है कि x प्लस 1। इस बहुपद px को gx से भाग दे, यानी px में gx का भाग दिया जाए, तो यहाँ पे आपने दो विधियों का प्रयोग किया था। एक था भाग विधि जिसका नाम सामान्य विधि था। उस स्थिति में x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में और सामान्य विधि द्वारा x प्लस 1 का भाग दिया गया। जो कल के अध्याय में आपने भाग को सीख लिया था, फिर वापस उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया को जांच लीजिए। यहाँ पे पहले पद में पहले पद का भाग दें तो भाग एक्स स्क्वायर बार जाए। एक्स स्क्वायर को इन पदों से भाग दिया जाए, गुणा किया जाए, एक्स प्लस 1 को इस भागफल से गुणा किया जाए, एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर। घटाने पर चिन्ह बदलने पड़ेंगे, और यहाँ पे एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 घट चुका है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट चुका है, जो भी विपरीत चिन्ह है। शेष जो मान बचा वो एक्स प्लस 1। हालांकि प्रक्रिया ऐसी होती है कि एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐसे से भी उनको आप काट के दिखाएं, या जैसे मैंने अभी घटा के दिखाया, वैसे घटाना आवश्यक नहीं होता, जिसको आम भाषा में यूँ करेंगे काट दिए, हालांकि घटते हैं। यहाँ पे x में x का भाग दें तो प्लस 1 बार जाए, और उस स्थिति में प्लस 1 को x प्लस 1 से गुणा करें तो x प्लस 1। घटाने पर शेष पर जो बचा आपके पास में। तो यहाँ देखिए इस px में gx का भाग दिया गया, और px में gx का भाग देने पर जो ये मान आपको प्राप्त हो रहा है, जिसको आप छोटी छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसको कहा जाता है भागफल। और ये जो मान बच रहा है आपके पास में जीरो जिसको कहते हैं, ये कहलाता है शेषफल। तो यहाँ पे px में gx का भाग दिया तो भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल प्राप्त हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, और शेषफल जो है वो है आपके पास में 0। तो ये तो थी भाग की प्रक्रिया कि एक बहुपद को यदि दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या प्राप्त हो। फिर इसको दूसरी विधि द्वारा हल किया था, और उस दूसरी विधि का नाम था शेषफल प्रमेय विधि। और उस शेषफल प्रमेय विधि का अर्थ ये था कि जैसे बहुपद gx जो है x प्लस 1 है, उस x प्लस 1 का शून्य को ज्ञात करते हुए बहुपद gx जो है यानी x प्लस 1 जो है, इसका जो शून्य था, शून्य को ज्ञात करने की जो बातें वो इससे पहले के अध्याय में हो चुकी है। जैसे x प्लस 1 का शून्य को ज्ञात करना है तो इसका अर्थ हो गया इस बहुपद का मान 0 के बराबर, और उस चर का मान ज्ञात करने तो यहाँ पे x का मान आपको प्राप्त हो रहा है माइनस 1। यदि इस x बराबर जो माइनस 1 है, जो x प्लस 1 का शून्य कहा जा रहा है, इसका अर्थ हो गया कि p माइनस 1 का मान ज्ञात करना हो, कि p माइनस 1 कितना हो। तो ये बहुपद जो px है, इसमें x की जगह माइनस 1 रखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या मान मिल रहा है, p माइनस 1 बराबर माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। और इसको हल करें तो माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1, जहाँ पे प्लस से गुणा किया जा रहा है, प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस 1 प्लस 1, और इसको हल करने पर मान आ रहा है 0। और उस स्थिति में शेषफल प्रमेय विधि द्वारा कहलाता है कि शेषफल का जो मान है वो क्या है 0। इस प्रकार यहाँ पे आपने दो विधियों का प्रयोग जो कल के अध्याय में हो चुका था, आज उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, तो यहाँ पे देखिए इस px में gx का भाग दिया गया बाकी सामान्य विधि द्वारा, तो वहां पे शेषफल जो है वो क्या प्राप्त हुआ, आपको 0 प्राप्त हो रहा है। और इस 0 प्राप्त होने का अर्थ हुआ कि gx बहुपद जो है, gx बहुपद वो वह px का एक गुणनखंड कहलाता है। तो एक गुणनखंड कहलाने का अर्थ क्या हुआ कि उस स्थिति में हर हाल में यानी शेषफल का जो मान है वो 0 के बराबर। यदि आप शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करें तो यहाँ देखिए अभी मैंने उस x प्लस 1 का भाग देने की बात कही थी, तो x प्लस 1 का शून्य को ज्ञात किया था, और उस x प्लस 1 का शून्य जो है वो माइनस 1, और उस बहुपद में यानी px का शून्य ढूंढ रहा था, px का शेषफल ढूंढना। तो यहाँ पे x का मान माइनस 1 रखें तो इसका अर्थ हुआ कि p माइनस 1, और इस p माइनस 1 को ज्ञात किया गया, और यहाँ पे इसका जो मान है वो 0 आ रहा है। इसका अर्थ है
कि शेषफल का जो मान हुआ आपके पास 0, और यदि शेषफल 0 आ रहा है तो x प्लस 1 है वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शेषफल का मान 0 नहीं आ रहा तो उस स्थिति में बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। आज इसी बिंदु को, इसी अध्याय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे जो बहुपद px जो है उसमें इसी पद को, यानी जैसे यहाँ पे x की घात 3 है, x स्क्वायर है, x है, इनके गुणांकों को अज्ञात मानते हुए और उसके साथ में शर्त दे दी जाए कि एक गुणनखंड है होने की शर्त है, तो उस अज्ञात पद का मान ज्ञात करना कि उसको कैसे ज्ञात है, कैसे ज्ञात किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लें कि ये कोई बहुपद है px, x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस kx प्लस 10 जैसे कोई बहुपद है, और ये कह दिया गया है कि x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 वो बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखिए उस शर्त को बता दिया गया कि एक गुणनखंड है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि एक गुणनखंड होने का अर्थ है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर चुके कि एक गुणनखंड होने का अर्थ है कि यदि इसका शून्य ज्ञात करते हुए इसका अर्थ हुआ कि p माइनस 1 जो है उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0। ये p माइनस 1 है जो अभी अभी ज्ञात किया कि x प्लस 1 का जो शून्य होगा उसको बहुपद px में रखा जाए, और px में रखने पर उसका जो मान है यानी शेषफल का मान, अब ये शेषफल का मान 0 कैसे, कहाँ से, वो ये खुद कह रहा है कि एक गुणनखंड, और एक गुणनखंड होने की जो शर्त थी वो शर्त ये थी कि शेषफल का मान शून्य के बराबर। तो यहाँ पे p माइनस 1 का मान ज्ञात किया जाए और उसका मान 0 के बराबर, तो देखिए यहाँ पे जो बहुपद px था उस बहुपद px में x का जो मान है वो माइनस 1 रखते हुए x बराबर माइनस 1 रख लेंगे। देखिए x बराबर माइनस 1 रखने पर माइनस 1 की घात 3 माइनस 6 गुणा माइनस 1 की घात 2 प्लस k गुणा माइनस 1 प्लस 10 बराबर 0। थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो बार बार बातें करेंगे कि एक गुणनखंड होने का अर्थ जो था वो ये था कि शेषफल का मान 0, लेकिन शेषफल का मान 0 कहाँ, तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है इसका शून्य की ज्ञात करें, और इसका शून्य जो है x प्लस 1 का जो शून्य है का शून्य वो माइनस प्राप्त हो, और उस माइनस 1 का अर्थ ये होगा कि p माइनस 1 का मान 0 के बराबर होगा। अगर माइनस 1 इसको हल करेंगे प्लस इसको माइनस 6 से गुणा करेंगे, माइनस 6 इसको हल किया जाए माइनस k प्लस 10 बराबर 0। आपको k का मान ज्ञात करना, इसलिए के समीकरणों को हल करने की जो बातें उसी के अनुसार चले, उसी प्रक्रिया को अपने, तो माइनस k बराबर, यहाँ देखिए माइनस 1 और माइनस 6 दोनों जुड़ रहे, माइनस के साथ प्लस के 10, आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, चाहे तो पक्षांतर कर सकते हो। इस 10 को पक्षांतर द्वारा इधर देखें तो माइनस 10 यानी पक्षांतर करने पर दूसरे पक्ष में रह जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस 1 और माइनस या माइनस 7 जिसको पक्ष बदलेंगे तो मान हो गया प्लस 7, माइनस के बराबर माइनस 3, या भी दोनों पक्ष में माइनस से माइनस का भाग जा रहा है, इसलिए के का मान जो है हमें प्राप्त हो गया कि के का जो मान हो कितना हुआ 3। इस प्रकार आपको एक बहुपद का कोई दूसरा एक गुणनखंड दिया हुआ है और उस बहुपद में कोई किसी पद को अज्ञात पद कहा जा रहा है, तो उस एक गुणनखंड वाली शर्त के अनुसार कि एक गुणनखंड होने का अर्थ जो है वो शेषफल का मान 0 है, तो उसका शून्य के ज्ञात करते हुए दूसरे बहुपद में रख लीजिए। दूसरे बहुपद में रख कर उसको यदि हल करें तो आपको उस अज्ञात पद का मान मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं तो यहाँ पे आपको जो बहुपद थे उनके यहाँ पे आप बात करें जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो है उन बहुपदों के गुणनखंड करना। बहुपदों के गुणनखंड करना, इन गुणनखंडों की बातें होंगी वो विस्तारित रूप में होंगी कि उन बहुपदों के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा गुण ले लो जो आपने 8वीं क्लास में हो सकता थोड़ा बहुत 7वीं क्लास में अध्ययन किया हो, जैसे छोटा सा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इस बहुपद के रूप को आपने जब बहुपदों की परिभाषा बहुपद कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किया था, उस समय यहाँ पे बहुपद जो आया था, तो देखिए पदों के आधार पे बात करूं तो 1 पद 2 पद 3 पद, कितने पद मिले आपको 3 पद।
यहाँ पे x की जो घात है वो कितनी आ रही है, 2 घात आ रही है। तो यहाँ पे 3 पद आ रहे हैं, x की घात 2 आ रही है, तो इसका मतलब हो गया द्विघात, और 3 पद आ रहे हैं, इसका मतलब त्रिपद। उन त्रिपद गुणनखंडों को हल कर रहे हैं, बहुपदों के गुणनखंड कर रहे हैं। तो इस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए जो शर्त है वो ये है कि पहले पद को और तीसरे पद को गुणन किया जाए। पहले का मतलब कि एक्स स्क्वायर को और 8 को दोनों को गुणा करें तो आपको प्राप्त हो रहा है 8x स्क्वायर। यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट भी किया जा सकता है, छोड़ सकते हैं आप उसको, कि ताकि आपको थोड़ा सा उलझन नहीं पैदा हो। तो यहाँ पे मान आ रहा है आपके पास में 8 आ रहा है, तो ये देखना है आपको कि किन किन दो संख्याओं को गुणा किया जाए कि आपको 8 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पे 8 प्राप्त होने की जो कंडीशन है वो 8 और 1 को गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन 8 और 1 को दोनों को जोड़े या घटाएं तब आपको 6 मिलने चाहिए। क्या 8 और 1 को जोड़े या घटाएं तब आपको 6 प्राप्त होते नहीं होते। इसी प्रकार से 4 और 2 को गुणा करें तो भी 8 प्राप्त हो जाए। और अब ये देखिए क्या 4 और 2 को इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाएं तो क्या आपके पास 6 है। तो देखिए यहाँ पे इस 4 और 2 को गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त हो रहा है, यानी जो पहले पद और तीसरे पद का गुणनफल था वो मान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे इस 4 और 2 को जोड़े तो आपको मध्य पद प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार ये जो मध्य पद 6 जो है इसके जो गुणनखंड हो रहे हैं वो क्या क्या गुणनखंड हो गए, 4 और 2। यहाँ पे उस 4 और 2 को क्या किया जाए, जोड़ा जाए तब वो 6 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इसके जो गुणनखंड हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 यहाँ पे गुणनखंड किए जा रहे हैं। उस गुणनखंड को देखिए पहला पद और जो तीसरा पद है वो बिल्कुल स्थिर है, तो यहाँ पे जो मध्य पद है उससे आपको गुणनखंड कर रहे हैं। उस गुणनखंड की जो शर्त है वो शर्त यहाँ पे बातें हो चुकी कि उस स्थिति में उन दोनों गुणनखंडों का यानी उन टुकड़ों का गुणनफल वो पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आने चाहिए। उन दोनों को जोड़े या घटाए तब मध्य पद मिलेगा। इस कोष्ठक को हटा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को से गुणा करें 4x प्लस को प्लस से गुणा करें तो प्लस 2 से गुणा करेंगे प्लस 2x प्लस 8। दो पदों के जोड़े बनाए जाते हैं और इनमें से कॉमन निकालें तो x स्क्वायर प्लस 4x में दोनों में x का भाग जा रहा है, इसका मतलब x कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर में x का भाग देंगे x बार, 4x में x का भाग देंगे 4 बार। इसी प्रकार इन दोनों में से कॉमन आ रहा है वो 2 कॉमन आ रहा है और इसी प्रकार x प्लस 4। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हर स्थिति में x प्लस 4 जो आ रहे हैं कोष्ठक में जो पता है वो हर स्थिति में कॉमन लेने के बाद में समान है। और यहाँ पे x प्लस 4 दोनों में से कॉमन ले लिए थे x प्लस 4, तो देखिए यहाँ पे x प्लस 4 का भाग देंगे x बार जाए या x प्लस 4 का भाग देंगे 2 बार जाए। इस प्रकार आपको वो जो त्रिपद रूप है उसके गुणनखंड की जो प्रक्रिया है। और दूसरा उदाहरण ले लीजिए जिसके आधार पे आप त्रिपद गुणनखंडों को हल करने की जो प्रक्रिया है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में अगला जो बहुपद है उनके गुणनखंड करने की बातें करें तो एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये कोई द्विघात होता है। तो यहाँ पे देखिए उस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है आसानी से आप समझ सकते हो, एक पद 2 पद 3 पद, तो इसका मतलब त्रिपद रूप। और इस त्रिपद को हल करने के लिए पहले पद को 3x स्क्वायर को और तीसरे पद 4 को गुणा करें। हालांकि इनके साथ में माइनस का चिन्ह है, इनको नेगलेक्ट कर सकते हो आप। और यहाँ मान आ रहा है 12x स्क्वायर, और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि x स्क्वायर को आप चाहो तो नेगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस 12 के गुणनखंड करें तो देखिए 12 के जो गुणनखंड है वो 12 गुणा 1 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 6 गुणा 2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 4 गुणा 3 प्राप्त हो रहा है। तो अब इनमें से आपको गुणनखंड ढूंढना है कि कौन सा गुणनखंड ऐसा हो कि ये 12 और 1 गुणनखंड हो सकते हैं कि जिनको जोड़े या घटाए। लेकिन यहाँ पे देखिए इस x का जो गुणांक है उसका 1 गुणांक, लेकिन ये आपको 1 गुणांक जो है वो दर्शाना नहीं, इसका मतलब x का गुणांक यही है। तो यहाँ देखिए 12 और 1 को गुणा करें तो 12, लेकिन 12 और 1 को जोड़े या घटाए तब आपको 1 प्राप्त नहीं हो रहा। इसका अर्थ हो गया कि 12 और 1 इसके गुणनखंड है। 6 और 2 को जोड़े या घटाए तभी आपको 1 प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब 6 और 2 गुणनखंड हो गया। 4 और 3 को जोड़े तो 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 4 में से 3 घटाए तो 1 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इस मध्य पद के जो गुणनखंड हो रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस का चिन्ह, ये 1 कैसे मिल रहा है आपको, 4 में से 3 घटाने पर 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। कोष्ठक हटा लीजिए 3x स्क्वायर, लेकिन कोष्ठक हटाने से पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए इस माइनस को माइनस से गुणा करें तो चिन्ह बदल जाएगा। इसलिए इसको याद रखने के लिए यूं कहते हैं कि यदि कोष्ठक हटाया जा रहा है
और बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह बदल जाए। -4x, ये माइनस और माइनस प्लस 3x -4, फिर वही प्रक्रिया दो पदों के जोड़े बना दीजिए और इन दोनों में से घनिष्ठ पद आ रहा है वो x का भाग जाए तो x कॉमन आ रहा है। 3x² में x का भाग देंगे 3x बार, 4x में x का भाग देंगे 4 बार। इसी प्रकार यहाँ जो साइन आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं क्योंकि अपने को इन दोनों में से कॉमन निकालना। 3x - 4 इनमें से किसी संख्या भाग नहीं जा रहा, इसका अर्थ हुआ कि आप सिर्फ उनका जो मात्रा सौ पढ़ देंगे कॉमन है वो एक आ रहा और एक का भाग देंगे तो 3x - 4। इसी प्रकार 3x - 4 फिर दोनों पदों में से कॉमन है और यहाँ 3x - 4 का भाग देंगे x बार हो जाएगा या 3x - 4 का भाग देंगे प्लस 3 बार। इस प्रकार उन द्विघात बहुपदों के त्रिपद रूप को हल करना यानी उनके गुणनफल कैसे किए जाए, आज आपने इस प्रक्रिया को यहाँ इनका अध्ययन किया कि उन त्रिपद रूपों के गुणनफल कैसे किए जाए।